जाता मार्च और आता अप्रैल वर्ल्ड वॉर 3 की आहट को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव और ज्यादा तेज हो गया है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों में मिसाइल हमले किए, जिनमें दिमोना और अराद शहर बुरी तरह से झुलस गए हैं। यहाँ 6 घंटे के अंदर ही ईरान ने ऐसा इंतकाम लिया कि हमले में 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, ऐसी जानकारी है। इजराइल का दिमोना शहर सिर्फ ये ठिकाना नहीं है, बल्कि परमाणु क्षमता का एक प्रतीक है। ऐसे में सबके जहन में सवाल सिर्फ एक है, क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अब परमाणु बम को बाहर निकालने का समय आ गया है? ईरान ने बदले की आग में इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा, खतरनाक और विध्वंसक हमला किया है। महायुद्ध के 23वें दिन ईरान ने इजराइल के परमाणु शहर पर हमला बोल दिया। इजराइल का सबसे रहस्यमय शहर ईरान की आग में जल उठा। गुप्त अंधेरे के बीच आसमान से एक आग का गोला गिरता नजर आया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। कई इमारतें मलबे और धूल में तब्दील हो गई और घरों के दरवाजे, खिड़कियां पत्तों की तरह टूट कर गिर गए। हमले के समय जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। कुछ लोग अचानक मिसाइल अटैक से सहम उठे। और इसी के साथ साथ ईरान ने नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का बदला ले लिया। ईरान ने परमाणु केंद्र नतांज पर हमले के 6 घंटे के अंदर इजराइल के दिमोना शहर को निशाना बनाया, जहां इजराइल का प्रमुख परमाणु सेंटर मौजूद है। और अमेरिका तक यह मैसेज पहुंचा दिया कि ईरान परमाणु बम का बदला परमाणु बम से लेना जानता है। यह तस्वीर ईरानी मिसाइलों की ताकत दिखाती है। IRGC ने दिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यहां इजराइल का शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। यह इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम का केंद्र है। यहां हैवी वाटर रिएक्टर और प्लूटोनियम पैदा किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे में सोचिए, अभी तो ईरान ने इजराइल के परमाणु सेंटर के पास हमला किया है। अगर हमला उस जगह होता तो तबाही कैसी होती। यह दुनिया के किसी न्यूक्लियर प्लांट पर सबसे बड़ा परमाणु हमला होता, क्योंकि जहां ईरान की ताकतवर मिसाइल गिरी है, उससे 500 मीटर की दूरी तक तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। 5 से 10 मीटर का गहरा गड्ढा मिसाइल गिरने से हो गया है। आसपास की इमारतें तबाह हो गई हैं। चारों तरफ सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। तबाही की तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह तूफान से पहले की शांति है। क्योंकि सवाल उठ रहा है कि दिमोना पर हमले का बदला इजराइल ईरान से कैसे लेगा। क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले तेज किए जाएंगे? दिमोना पर हमला इजराइल की रूह पर हमले के बराबर है। इसे 1960 के दशक में फ्रांस की मदद से बनाया गया था। लेकिन यहाँ सवाल इजरायली डिफेंस सिस्टम पर भी उठ रहा है, जो एक नहीं बल्कि ईरान के हमलों में बीती रात 2 शहरों दिमोना और अराद में नाकाम साबित हुआ है। इजराइल का सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर दिमोना से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। दोनों ही शहर कई मिलिट्री साइट्स के पास है, जिसमें देश के सबसे बड़े एयरबेस भी शामिल है। यही कारण है कि ईरानी सेना इसे नेतन्याहू के लिए किसी बुरे सपने जैसा बता रही है। ईरान न केवल हमले कर रहा है, बल्कि हर हमले के साथ अपने नए हथियार को जंगी मैदान में उतारकर उसकी नुमाइश भी कर रहा है, जिससे यह सीधा संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि ईरान के जंगी जखीरे में न जाने कितने और खतरनाक हथियार छुपे हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 3 और हमलावर जहाज और लगभग 2500 अतिरिक्त मरीन भेजने की तैयारी कर ली है। ईद की रात ईरान ने इजराइल में जिस कदर बर्बादी मचाई है, अगले कुछ घंटों में इजराइल और अमेरिका बदले की आग में उससे बड़े हमले को अंजाम देंगे। इन हमलों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का अलार्म बज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस तरह ईरान ने बीती रात
मिडिल ईस्ट को सुलगा कर रख दिया है वो यही बताता है कि ईद की रात पर हमलों के लिए ईरानी सेना ने अपना स्पेशल प्लान एक्टिवेट किया था, क्योंकि इजराइल के अराद और डिमोना पर हमले के अलावा IRGC ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों को एक साथ निशाने पर लिया। पूरा मैप जो है मिडिल ईस्ट का देखिए और समझिए कि ईरान ने बीती रात कहां और किस मकसद से अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे किए गए। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। UAE में 13 बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही 27 ड्रोन से ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। सऊदी अरब पर भी ईरानी मिसाइलें दागी गई, लेकिन उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले उनको रोक दिया गया। और चौथा देश है ईरान से बेहद सटा हुआ कुवैत, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। और इसी तरह से बहरीन में भी जहां फिफ्थ फ्लीट है, वहां ईरानी सेना ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ओमान में भी ड्रोन से हमला किया गया, जबकि ओमान मध्यस्थता करा रहा था, उसको भी छोड़ा नहीं गया। इजराइल से सटे हुए जॉर्डन को भी ईरान ने ईद की रात अपना लक्ष्य बनाया, जबकि इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया ईरान की तरफ से। तो ईरान की मिसाइलों की पावर और रेंज देख पूरी दुनिया हैरान है। पहले 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर हमला किया, जबकि कहा जा रहा था कि ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर की ही दूरी तय कर सकती हैं। और अब इजराइल के अघोषित न्यूक्लियर प्लांट यानी कि डिमोना पर बड़ा हमला। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तैनात दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की अभेद दीवार को चीर डाला है। अमेरिका इजराइल के सामने सवाल है कि ईरान के पास अब ऐसी विनाशक मिसाइलें कितनी बची। ईरान ने इजरायली सुरक्षा कवच आयरन डोम को फाड़ते हुए ईरानी मिसाइल न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गई है। ईरान की एक ऐसी मिसाइल जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाए, सीधे इजराइल के सबसे गुप्त और सुरक्षित डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर जाकर गिरी। इस भयंकर हमले के बाद अब एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने इजराइल की अभेद्य दीवार को कागज की तरह फाड़ दिया। ईरान की इस मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने जिन मिसाइलों को इस्तेमाल किया था उनके नाम हैं इमाद और कद्र। इमाद मिसाइल कोई साधारण रॉकेट नहीं, बल्कि एक सुपर हेवी पिन पॉइंट शिकारी है। इमाद की सबसे बड़ी ताकत इसका गाइडेड सिस्टम है। ये लॉन्च होने के बाद हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। जब आयरन डोम ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, तो इमाद ने अपनी दिशा बदल ली और सुरक्षा घेरे को चीरते हुए निकल गई। इसकी कोटिंग और स्पीड ऐसी है कि इजराइल के मॉडर्न रडार भी इसे समय रहते ट्रैक नहीं कर पाए। ईरान ने डिमोना को टारगेट करने के लिए इमाद को ही क्यों चुना? इमाद के साथ कद्र मिसाइल को सबसे बड़े हमले में क्यों किया शामिल? इसे बहुत गौर से समझना होगा, क्योंकि डिमोना जैसे छोटे से इलाके को निशाना बनाना सुई में धागा डालने जैसा है, जिसे इमाद और कद्र ने बखूबी अंजाम दिया। डिमोना पर सीधे मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि पहले एक जाल बुना गया। ईरान ने पहले सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन्स का झुंड भेजा। आयरन डोम और एरो सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में बिजी हो गए। साथ में कद्र मिसाइलें दागी गई, जो हवा में कई हिस्सों में बढ़ गई। इस मल्टी वॉरहेड से इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया। जब सारा डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स और कद्र मिसाइलों से उलझा हुआ था, तभी इमाद ने चुपके से नीचे से आकर डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के बाहरी हिस्से पर हमला कर दिया। इजराइल के पास कई लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम है। कम रेंज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने वाली मिसाइलें भी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता है कि वो ईरान की करीब 200 मिसाइलों का हमला एक साथ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
अमेरिका का दिया हुआ पैट्रियट, अमेरिका से ही आया एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और आयरन डोम के साथ मौजूद है डेविड स्लिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। लेकिन इजरायली पावर को ईरान की मिसाइलों ने चकनाचूर कर दिया। अब आपको इमाद मिसाइल की डिटेल बताते हैं। 1700 किलोमीटर की रेंज के साथ यह मिसाइल मध्य पूर्व से दूर के लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम है। ये 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये 750 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान के पास ऐसी कितनी इमाद इस वक्त मौजूद है, इसका कंफर्म हिसाब किताब सिर्फ ईरान के पास मौजूद है। इमाद के साथ इजराइल पर ताजा कहर बरपाने वाली मिसाइल का नाम है कद्र। कद्र मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसके मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, यानी एक मिसाइल हवा में जाकर कई हिस्सों में बढ़ जाती है, जिससे इजराइल का आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। एक साथ कई धमाके करना इसकी पहचान है। मतलब ईरान को हल्के में लेने की भूल नेतन्याहू और ट्रंप पर बहुत भारी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ सेना की संख्या से नहीं, बल्कि मिसाइल और इंटरसेप्टर के गणित से ही तय हो रहा है। और ईरान की मिसाइलों ने इसी जंगी गणित को उलझा कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान और ट्रंप पर है। 36 घंटे बाद क्या होगा? क्या ईरान ट्रंप की धमकियों से डरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, या ईरान ट्रंप की धमकियों को मिसाइलों के धुएं में उड़ा देगा? और अगर ईरान नहीं माना तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खाली करने और नहीं मानने पर ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देने की बड़ी धमकी दी है। क्या ट्रंप ईरान के पावर प्लांट पर हमला करके पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे? महायुद्ध की सबसे निर्णायक घड़ी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हॉर्मुज में रुके जहाज महायुद्ध में हाहाकार बनकर ईरान के लिए महासंकट बनने वाले हैं। ईरान या तो हॉर्मुज खोलेगा या ईरानी आवाम के प्राण संकट में डालेगा, क्योंकि ईरान नहीं माना तो ट्रंप बुझा देंगे पूरे देश की बत्ती। ये कहने का आधार है ट्रंप की सबसे लेटेस्ट 48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान को ट्रंप ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि हॉर्मुज खोलो या अंजाम भुगतो। सवाल है ईरान जैसा कि संकेत दे रहा है, नहीं माना तो ट्रंप का क्या होगा अगला कदम? ईरान युद्ध में उस दौर में पहुंच गया है जहां से उसका लौटना मुमकिन नहीं दिख रहा। ईरान किसी भी सूरत में सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं दिख रहा है। लिहाजा सवाल ईरान का भी है, क्या ट्रंप की धमकी के बाद ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार होगा? 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद ईरान और अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये तो फिलहाल क्लियर नहीं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के 48 घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा, और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। ईरान का वो कौन सा पावर प्लांट है जिस पर बम गिरते ही देश की बत्ती गुल हो जाएगी, ईरान में ब्लैकआउट हो जाएगा? इसे समझने से पहले ट्रंप की धमकी की टाइमिंग समझिए। ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय आई जब कुछ घंटों पहले ईरान की 2 मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाया, जिसमें इजराइल का अघोषित परमाणु ठिकाना भी शामिल है। इसका मतलब है ईरान अब अपने सारे घोड़े खोल चुका है। ईरान पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। ईरान के पास जितनी भी शक्तिशाली मिसाइलें हैं उसे फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहा है, ये जानते और समझते हुए भी कि इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। ट्रंप के सामने बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की तबाही मतलब खाड़ी देशों की तबाही जो अमेरिकी हित से जुड़े हैं। लिहाजा ट्रंप ने एक ऐसा गेम प्लान बनाया जहां ईरान को घेरा जा सके, और इसके लिए दुनिया भर के देश ट्रंप की कोशिशों के साथ खड़े हो सकते हैं, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल यानी करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल रोज गुजरता है। इस ब्लॉकेज की वजह से कच्चे तेल की कीमतें
$100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन क्या ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए राजी होगा? क्योंकि ईरान के लिए यह हॉर्मुज तुरूप का पत्ता है। तो ईरान के नहीं मानने की सूरत में ट्रंप जिस पावर प्लांट पर बम गिराने की धमकी दे रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, लिस्ट देखिए। दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट ईरान का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है। तेहरान की बत्तियां इसी प्लांट के दम पर जलती हैं। ये राजधानी तेहरान से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसकी उत्पादन क्षमता 2868 मेगावाट है। मतलब ट्रंप ने अगर इसे जला डाला तो तेहरान अंधेरे में डूब जाएगा। अब बात ईरान के दूसरे सबसे बड़े पावर प्लांट की। शाहिद सलीमी ये माजंदरान प्रांत में है, कैस्पियन सी के पास। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता है 2215 मेगावाट। नंबर 3 है शाहिद रजाई। ये तेहरान शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। उत्पादन क्षमता है 2043 मेगावाट, यानी 3 बम। और पूरे ईरान की लगभग 7000 मेगावाट की पावर कैपेसिटी स्वाहा। और बिजली गई तो पानी कहां से आएगा? क्योंकि ईरान ही नहीं, समूचा खाड़ी क्षेत्र वाटर डिसैलिनेशन से ही पीने का पानी हासिल करता है। इसीलिए ईरान ने भी धमकी दी है कि उसके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर भी वो हमला करेगा। लेकिन अभी वक्त है ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के पूरा होने में। देखना है ईरान क्या करता है और ट्रंप ईरान के रिएक्शन पर एक्शन क्या लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ईरान का महायुद्ध क्या परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब ब्रिटेन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को अरब सागर में ईरान के बिल्कुल करीब भेज दिया है। यह युद्ध अभी तक अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का था और ब्रिटेन ने अभी तक युद्ध से दूरी बना रखी थी। लेकिन बीते 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज रहा है? और वो कौन सी पनडुब्बी है जो ईरान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अगले कुछ घंटे में परमाणु बम का बटन दबने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब ब्रिटेन ने अपने सबसे हाईटेक पनडुब्बी को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है और इसका नाम है HMS एंसर। यह सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है बल्कि एक साइलेंट किलर है। चुपचाप बिना किसी शोर शराबी कब ये दुश्मन के इलाके में घुस जाती है और उसका शिकार कर लेती है, किसी को पता नहीं चलता। HMS एंसन एक परमाणु पनडुब्बी है। ये सिर्फ परमाणु रिएक्टर से ही नहीं चलती बल्कि परमाणु बम और घातक मिसाइल से भी लैस है। जरूरत पड़ने पर पानी के अंदर से ही परमाणु बम दाग सकती है और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। यही न्यूक्लियर सबमरीन HMS एंसन की सबसे बड़ी ताकत है और ईरान युद्ध के बीच अब ब्रिटेन ने इसे अरब सागर में तैनात कर दिया है। 21 मार्च को ईरान ने ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया एयरबेस पर 2 मिसाइलें दागी और इसके कुछ ही घंटे बाद ब्रिटेन ने अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है। ईरान युद्ध अब बेहद खतरनाक राउंड में पहुंच गया है। ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर चुका है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी वो होर्मुज को खोलने को तैयार नहीं है। HMS एंसन टॉमहॉक मिसाइलों से लैस है जिसकी मारक क्षमता 1600 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें स्पीयरफिश टॉर्पीडो भी लगे हैं जो समंदर में दुश्मन के जहाजों को पल भर में तबाह कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं है। पानी के अंदर ये पूरे साल रह सकती है। पानी के अंदर ही ये पूरी दुनिया की चक्कर लगा सकती है। इसे ऊपर आने की भी जरूरत नहीं। ये एस्ट्यूट क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। इसकी लंबाई 97 मीटर है और ये पानी के नीचे 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये अपना पानी और हवा खुद तैयार करती है। उधर ईरान भी अमेरिका और उसके सहयोगियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
ब्रिटेन अमेरिका को डिएगो गार्सिया एयरबेस से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की इजाजत देकर अनौपचारिक रूप से ईरान युद्ध में शामिल हो गया और ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें दाग कर बता दिया है वो ब्रिटेन को भी नहीं बख्शेगा। ईरान ने तो नहीं, लेकिन इजराइल ने दावा कर चौंका दिया है कि ईरान के पास लंदन तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि ईरानी मिसाइलें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देशों के लिए खतरा है। ईरान युद्ध हर नए दिन के साथ घातक होता जा रहा है। युद्ध का खत्म होने के दूर दूर तक आसार नहीं है। अब परमाणु पनडुब्बी के समंदर में उतरने से पश्चिम एशिया में परमाणु अटैक का खतरा मंडराने लगा है। वो एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ये कट्टरपंथियों पर सूट करती है क्योंकि त्योहार आते ही इनमें छिपा बवाल मचाने का कीड़ा काटने लगता है। ईद आई तो ईद पर भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। यूपी के अलग अलग शहरों में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की। कहीं गौहत्या कर हिंदुओं को भड़काया गया, कहीं आपस में भिड़कर ही कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की। कुछ इस तरह कट्टरपंथियों ने अपनी ईद मनाई। दरअसल ये पूरी तस्वीर समझिए और कई सवालों को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से ईद मनाई गई। कहीं पर हिंदुओं को भड़काया गया, कहीं आपस में ही भिड़ गए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये वो नाला है जिसमें गौवंश के अवशेष मिले हैं। हिंदू संगठन मौके पे पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। अब पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। देखिए, भारी पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद है। तेरी सब वीडियो बना रहा हूं मैं। कट्टरपंथियों ने ठान रखी है, त्योहार चाहे हिंदुओं का आए या फिर अपने ही मजहब का, बवाल खड़ा करना ही। यूपी में ईद और नवरात्रि को लेकर सीएम योगी का प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। किसी भी तरह के उपद्रव को पहले से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी गई। इसके बावजूद ईद पर कट्टरपंथी बाज नहीं आए। यूपी के बरेली से लेकर मेरठ और मैनपुरी से लेकर अलीगढ़ तक ईद के मौके पर तरह तरह के बवाल देखने को मिले। मैनपुरी तमाम दिशा निर्देशों को दरकिनार कर कट्टरपंथी ईदगाहों, मस्जिदों को छोड़कर सड़क पर आ गए और इस बात पर अड़ गए कि नमाज तो सड़क पर ही पढ़ेंगे। कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी के कारण उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आपकी टीवी स्क्रीन पर इंस्पेक्टर ललित भाटी हैं, जो कट्टरपंथियों से घिरे थे, लेकिन उनका मैसेज तमाम विरोध के बाद भी यही था कि नमाज सड़क पर नहीं हो। इधर अलीगढ़ में तो कट्टरपंथी ईद उल फितर के अवसर पर लगाई झालर के टूटने को लेकर आपस में ही भिड़ गए, लाठी डंडे उठा लिए, गाली गलौज करने लगे। अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुआ। झालर टूटने का मामूली विवाद इतना बढ़ा दिया कि आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सड़क पर पड़े ये पत्थर इसकी गवाही दे रहे हैं। इस तरह मेरठ में भी मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बहता खून, सिर पर लगी चोट, अस्पताल में भाईजान। बता रहे हैं कि किस तरह दोनों तरफ से जानलेवा हमले हुए होंगे। इस हमले में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और एक शख्स की मौत हो गई। इसमें अरेस्टिंग के लिए 2 टीमों का थाना सरदना में गठन किया गया है। वे मौके पर फॉरेंसिक टीम भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है और थाना सरदना पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के बरेली में एक बार फिर उपद्रव खड़ा करने के लिए भाईजान ने सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ का प्लान तैयार किया। कट्टरपंथियों ने गौवंश वाली साजिश रची, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़क पर आ गए। आरोप है कि ईद के मौके पर गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया और अवशेष नाले में फेंक दिए। तो एक तरफ ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी युद्ध के हालात बनाने की तैयारी हो रही है और ये तैयारी खुद पाकिस्तान की फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने की है। पिछले दिनों असीम मुनीर ने दरअसल ईरान का समर्थन करने वाले शिया मुसलमानों को ईरान चले जाने की नसीहत दी। इसके बाद से पाकिस्तान में 4 करोड़ शिया मुसलमान गुस्से में हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी में भी 3.5 लाख शिया मुसलमान हैं, वो भी अंदर खाने उबल गए हैं। इसीलिए सवाल उठा है कि क्या मुनीर के कारण पाकिस्तानी आर्मी टूट जाएगी। पाकिस्तान फौज में मुनीर का विद्रोह प्लान,
अपने मुल्क को बर्बादी की राह पर ले जा रहा पाकिस्तान का CDF असम मुनीर अब अपनी ही फौज में विद्रोह कराने पर आमादा हो चुका है। असम मुनीर ने जब से कहा कि ईरान का समर्थन करने वाला पाकिस्तानी शिया मुसलमान ईरान चला जाए, तब से पाकिस्तान में आग लगी हुई है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की नीयत पर सवाल उठाकर मुनीर ने जताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान सुन्नियों का देश है और शिया से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी में 85% आबादी सुन्नी है और यहाँ सिर्फ 15% मुसलमान शिया हैं। अगर पाकिस्तानी आर्मी की बात की जाए तो कुल 8 लाख फौज में से 3 से 3.5 लाख शिया हैं, बाकी फौजी सुन्नी। इसीलिए पाकिस्तान के शिया धर्मगुरु मुनीर को चुनौती दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में शिया फौजी एक हो गए तो पाकिस्तान में बर्बादी का दौर कोई रोक नहीं पाएगा। मुनीर का बयान पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने जैसा है, क्योंकि शियाओं ने साफ कह दिया कि मुनीर ने जो अपमान किया है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। असम मुनीर खुद सुन्नी मुसलमान है और वो धर्म के प्रति कट्टर है और शिया विरोधी भी। इसका सबूत पिछले दिनों तब सामने आया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के विरोध में पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे थे, तो प्रदर्शन कर रहे शिया मुसलमानों पर डायरेक्ट गोली दागी जा रही थी। दर्जनों पाकिस्तानी शिया मुसलमान मारे गए। पाकिस्तान में सुन्नी को छोड़कर मुस्लिमों की दूसरी बिरादरी पर जुल्म कोई नई बात नहीं है। पिछले महीने ही इस्लामाबाद में शिया मुस्लिमों से जुड़ी एक मस्जिद पर सुसाइड हमला हुआ। इसमें 31 लोगों की मौत हो गई। 2025 में कुर्रम, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा में शिया मुसलमानों पर दर्जनों हमले हुए। इसी तरह अहमदिया मुसलमानों को भी पाकिस्तान में 2म दर्जे का मुस्लिम माना जाता है। उनकी मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, उनके कब्रिस्तान में तोड़ फोड़ कर दी जाती है। सामान्य मस्जिदों में अहमदिया मुस्लिमों को नमाज की इजाजत नहीं दी जाती। अब मुनीर ने शियाओं को लेकर भी अपनी सोच जाहिर कर दी है, जबकि पाकिस्तान में शिया धर्मगुरु बताते हैं कि पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना ही शिया थे। अगर पाकिस्तान में शियाओं का गुस्सा नहीं थमा और मुनीर ने माफी नहीं मांगी तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना में भी शिया बनाम सुन्नी की नौबत आ जाए और पाकिस्तानी आर्मी में मौजूद 3.5 लाख शिया मुसलमान मुल्ला मुनीर से बगावत कर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।